सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 18 नवंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को जो आने वाले सभी प्रतियोगिकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर के साथ, जहां पर इंडियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है जेनेटिक स्विच। लेकिन उससे पहले इसके बेसिक्स को देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जीन क्या होता है। तो जीन बेसिक फिजिकल और फंक्शनल यूनिट होता है हेरिडिटी का, जो कि डीएनए से बना हुआ होता है। अब आइए जानते हैं डीएनए के बारे में, लेकिन उससे पहले समझेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड लार्ज बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि कंपोज करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में। और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो मोनोमर के कंपोनेंट होते हैं, और ये कंपोनेंट 5 कार्बन शुगर होते हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है। अब इनके 2 मेन क्लासेस होते हैं न्यूक्लिक एसिड के। एक को कहा जाता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, और एक को कहा जाता है राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए। अगर हमारा शुगर राइबोज है तो जो पॉलीमर बनेगा वो आरएनए कहलाएगा, और अगर शुगर डीऑक्सी राइबोज है तो इसका जो वेरिएंट होगा राइबोज का, जो पॉलीमर है वो डीएनए कहलाएगा। डीएनए और आरएनए में अंतर समझ लेते हैं। अगर डीएनए की बात करें तो यहाँ पर 2 हेलिक्स स्ट्रक्चर आपस में मिलकर बनाते हैं, वहीं आरएनए की बात करें तो यहाँ पर सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 4 कंपाउंड होते हैं। बात करें डीएनए के 4 कंपाउंड की तो ये साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थायामीन होते हैं। वहीं अगर आरएनए की बात करें तो ये साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और यूरासिल होता है। आपको सिर्फ एक ही नाम का फ़र्क याद रखना है कि आरएनए में यूरासिल होता है और डीएनए में थायमीन अलग होता है। बाकी तीनों कंपाउंड सेम होते हैं। अब आइए जानते हैं भ्रूण यानी एम्ब्रायो के बारे में। तो एम्ब्रायो एक बहुकोषीय जीव के विकास की प्रारंभिक अवस्था है, जो निषेचन के बाद शुरू होती है और शरीर के प्रमुख अंगों के बनने तक चलती है। अब आइए न्यूज़ क्या है समझते हैं। तो जेनेटिक स्विच फॉर प्रेगनेंसी, आपको ये 2 नाम याद करना है, HOXA10 और ट्विस्ट2 ये जीन हैं। अब आइए समझते हैं तो क्या खोजा गया है। तो वैज्ञानिकों ने यूट्रस में एक जेनेटिक स्विच की पहचान की, जो तय करता है कि एम्ब्रायो कब प्लांट हो सकेगा। अब इसमें 2 प्रमुख जीन हैं, जिनका नाम आपको याद कर लेना है। HOXA10 जो कि यूटेरिन वॉल को प्रोटेक्टेड या फिर क्लोज्ड रखता है। वहीं ट्विस्ट 2 की बात करें तो ये यूटेरिन के लाइनिंग को सॉफ्ट या फिर ओपन करता है। अब इम्प्लांटेशन के समय जो HOXA10 है वो बंद हो जाता है, वहीं जो ट्विस्ट 2 है वो चालू हो जाता है। दोनों एक टाइटली टाइम्ड सेल्फ रेगुलेटिंग स्विच की तरह काम करते हैं। वहीं बात करें कि इस पर चिकित्सा और फर्टिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इनफर्टिलिटी डायग्नोस्टिक यानी कि अब यह समझ आता है कि कई महिलाएं हेल्दी एम्ब्रॉयज होने के बावजूद कंसीव क्यों नहीं कर पाती हैं। अब इसका कारण क्या है। तो HOXA10 और ट्विस्ट 2 स्विच में खामी देखी जाती है। वहीं ट्विस्ट 2 एक्टिवेशन या फिर HOXA10 सप्रेशन से इम्प्लांटेशन विंडो सटीक पता किया जा सकता है। भविष्य में ऐसी दवाएं विकसित हो सकती हैं जो ट्विस्ट 2 को बढ़ाएंगी और HOXA10 को कम करेंगी। अब इससे और क्या मदद मिल सकता है, तो जो अर्ली प्रेगनेंसी लॉस है, उससे बचाया जा सकता है। साथ ही साथ जो इम्प्लांटेशन के फेल्योर होते हैं, उनसे भी इसमें मदद लिया जा सकता है उनको बचाने के लिए। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर टीएमएच यानी कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने ब्लैडर कैंसर से संबंधित एक न्यूज़ है। आइए समझते हैं इस न्यूज़ को। टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा नेतृत्व किए गए एक महत्वपूर्ण भारतीय अध्ययन ने पहली बार यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया कि सर्जरी के बाद रेडिएशन थेरेपी देने से ब्लड कैंसर की वापसी का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। अब आइए समझते हैं कैंसर होता क्या है। तो कैंसर एक ऐसा डिजीज है जब हमारे शरीर में सेल एब्नॉर्मल सेल की ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाती है, जिसके बाद ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है और फिर कैंसर की फॉर्मेशन होने लगती है। यही चीज़ ब्लैडर में हो तो ब्लैडर कैंसर कहलाता है। अब आइए बता देते हैं, अधिकांश मामलों में मसल इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर पाया जाता है। आमतौर पर उपचार में रेडिकल सिस्टेक्टोमी यानी पूरे ब्लैडर को निकालना शामिल है। सर्जरी के बाद भी 30 से 50% मरीजों में कैंसर फिर लौट आता है, जिसे हम पेल्विक रिकरेंस कहते हैं। अब जो अध्ययन है उसके मुख्य खोजों को देखें तो इसमें अध्ययन में दिखाया कि जिन मरीजों को सर्जरी के साथ एडजुवेंट रेडिएशन दिया गया, उनमें स्थानीय पुनरावृत्ति में तेजी से कमी आई है। वहीं लंबा डिजीज फ्री सर्वाइवल भी देखा गया है। वहीं अगर बात करें रेडिएशन उन छुपे हुए सूक्ष्म कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करता है जो सर्जरी के बाद बच जाती हैं। आधुनिक तकनीक जैसे कि IMRT और IGRT की वजह से दुष्प्रभाव कम हुए हैं, यानी उपचार सुरक्षित पाया गया है। यह पहला ऐसा इंडिया लेड फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल है जिसमें वैज्ञानिक प्रमाण दिया गया है कि पोस्ट सर्जरी जो रेडियोथेरेपी है उसमें रिकरेंस रिस्क काफ़ी कम हो जाता है।
आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में बांग्लादेश को 5वां मेंबर शामिल कर लिया गया है। बता दें आपको कि जो सीएससी है, इसकी स्थापना 2020 में भारत, श्रीलंका, मालदीव की त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा बैठक को विस्तार देते हुए की गई थी। मॉरिशस 2022 में 5वीं बैठक में माले में जुड़ा। वहीं बांग्लादेश का जुड़ना हिंद महासागर क्षेत्र में बहुपक्षीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करेगा। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर डीआरडीओ ने डेवलप किया है नया जनरेशन मैन पोर्टेबल अंडर वाटर व्हीकल। आइए समझते हैं इसके बारे में। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स की एक नई जनरेशन को सफलतापूर्वक डेवलप कर लिया है। इस सिस्टम में कई ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल शामिल हैं, जो साइड स्कैन, सोनार और अंडर वाटर कैमरों से लैस हैं, जो माइन जैसी चीज़ों का रियल टाइम पता लगाने के लिए प्राइमरी पेलोड के तौर पर हैं। ऑनबोर्ड डीप लर्निंग, बेस्ट टारगेट रिकग्निशन एल्गोरिदम ऑटोनोमस क्लासिफिकेशन को इनेबल करते हैं, जिससे ऑपरेटर का वर्कलोड और मिशन टाइम काफ़ी कम हो जाता है। एमपीएयूवीज को डीआरडीओ की विशाखापट्टनम में नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी यानी एनएसटीएल ने डेवलप किया है। बात करें अगले करंट अफेयर की, वहाँ पर पूरी गोल्डन बीच और जो सोनापुर बीच गंजम में सिचुएटेड है, इन दोनों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जा चुका है 2025-26 के लिए। आइए जानते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता क्या है। तो यह एक इंटरनेशनल इको लेवल है, जो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन उन बीच को देता है जो पानी की क्वालिटी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, सेफ्टी और इको एजुकेशन के कड़े क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर साउदर्न स्फीयर मिशन न्यूज़ में है। तो आइए जानते हैं क्या है। तो अमेरिका के रक्षा सचिव पेटी हेग्सेट ने नार्को टेररिस्ट को निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन साउदर्न स्फीयर शुरू करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह ऑपरेशन यूएस साउदर्न कमांड के तहत संचालित होगा। अमेरिका का दावा है कि यह ऑपरेशन ड्रग तस्करी रोकने, नार्को टेरर ग्रुप को समाप्त करने और अमेरिकी होमलैंड की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है। इसके तहत कैरेबियन और पैसिफिक में नौकाओं पर कई हमले किए जा चुके हैं। अमेरिका ने कहा कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर अमेरिका का नेबरहुड है, जो यह दर्शाता है कि लैटिन अमेरिका को वह अपनी सुरक्षा सीमा का हिस्सा मानता है। यह कदम क्षेत्रीय शक्ति, प्रतिस्पर्धा, यूएस हस्तक्षेप और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर बहस को बढ़ाता है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर अंबाजी मार्बल, जो कि गुजरात में होता है, इसको जीआई टैग दिया गया है। ये एक व्हाइट स्टोन मार्बल है। यह अपने यूनिक शाइन और ब्यूटी के लिए जाना जाता है और बहुत पुराने सालों से ये कंस्ट्रक्शंस में यूज़ होता हुआ आ रहा है। अगले करंट अफेयर पे बढ़े, तो ऑपरेशन मिडास जो यूक्रेन से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर हो रहा है। आइए इस न्यूज़ को समझते हैं और जानते हैं। तो ऑपरेशन मिडास नामक एक बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाया गया है, जिसे एनएबीयू यानी नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ यूक्रेन और एसएपीओ यानी स्पेशलाइज्ड एंटी करप्शन प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने मिलकर लॉन्च किया है। यह जांच विशेष रूप से यूक्रेन की ऊर्जा कंपनी इनर गॉट एटम में कथित रिश्वतखोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और अनुचित ठेकेदारी प्रथा को लक्षित करती है। जांच में लगभग 70 छापे, $4 मिलियन जब्त और 1000 घंटे का ऑडियो रिकॉर्डिंग शामिल है। इस मामले में कई उच्च अधिकारी और व्यापारी कथित रूप से शामिल हैं। यह ऑपरेशन मिडास नाम इसलिए मिला क्योंकि इसमें अधिकारी सोने जैसे लाभ के लिए अनुबंधों को सोने में बदलने की रणनीति का उपयोग कर रहे थे। मिडास एक पुराना अमेरिका स्पेस प्रोग्राम था, जो मिसाइल लॉन्च के शुरुआती चेतावनी सिस्टम के रूप में काम करता था। इस प्रणाली में इंफ्रारेड उपग्रह शामिल थे, जो सोवियत आईसीबीएम लॉन्च को डिटेक्ट करने की कोशिश करते थे। यह एक सैन्य ऑपरेशन से ज़्यादा तकनीकी सैटेलाइट प्रोग्राम था। तो मिडास से भी आपसे सवाल बन सकता है, इसलिए मिडास के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने कन्फर किया है सन ऑफ सॉइल अवार्ड 5 इमर्जिंग अचीवर्स को, जो कि असम से बिलॉन्ग करते हैं। अब आइए इनका नाम याद कर लीजिएगा। सुकृता बरुआ, जो कि मीडिया और कम्युनिकेशन के लिए दिया गया है। संघमित्रा कलिता एंटरप्रेन्योरशिप के लिए दिया गया है। इशरानी बरुआ स्पोर्ट्स में, हिमज्योति तालुकदर को आर्ट कल्चर में और डॉक्टर देवजानी बोरा को कंजर्वेशन के लिए ये अवार्ड दिया गया है। आइए अब बढ़ते हैं रौलानी फेस्टिवल के बारे में। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के गाँव में मनाया जाने वाला एक अनोखा कल्चरल और स्पिरिचुअल इवेंट है, खासकर तीर्थार्थ वैली और कल्पा में। यह फेस्टिवल कई दिनों तक चल सकता है, जिसमें गांव के लोग लोकल देवी देवताओं और सौनी नाम की दिव्य आत्माओं का सम्मान करने के लिए परियों और आत्माओं जैसे पौराणिक जीवों के रूप में तैयार होते हैं।
इस सेरेमनी का एक मेन हिस्सा 2 आदमियों के बीच एक सिंबॉलिक शादी है, जिसमें एक दूल्हा रौला कहा जाता है और दूसरा दुल्हन रौलाने को दिखाता है, जो इंसान और आत्मा की दुनिया को जोड़ने के लिए एक पवित्र डांस करते हैं। अब आइए बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ को देख लेते हैं, जहाँ पर नेशनल एपिलेप्सी डे 17 नवंबर को मनाया गया। वहीं बात करें नेशनल प्रेस डे की, तो ये 16 नवंबर को मनाया गया। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 18 नवंबर 2025 के, जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, तो आप सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं।